डॉक्टर वीना कौशिक, एसपीसी राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज का मेरा टॉपिक है प्राचीन कालीन भारत में शिक्षा प्रणाली और शिक्षा के प्रमुख केंद्र, पार्ट थर्ड। प्रथम दो पार्टों में अपने शिक्षा प्रणाली किस प्रकार की थी और गुरुकुल प्रणाली किस प्रकार रही है और प्राचीन कालीन शिक्षा के प्रमुख विषय कौन कौन से रहे या अध्ययन के विषय क्या थे, इनके बारे में पढ़ा था। आज अपन करेंगे कि बुद्ध काल में शिक्षा प्रणाली किस प्रकार की रही है। तो बौद्ध काल में वेदों और यज्ञों की महत्वता कम हो जाने से वैदिक विषयों का अध्ययन कम हो गया था और लौकिक विषय का महत्व बढ़ गया था। शिल्प कला, चित्रकला, गृह निर्माण कला पर अधिक ध्यान दिया जाता था। तो साथ ही बौद्ध धर्म और दर्शन का भी ज्ञान कराया जाता था। बौद्ध भिक्षु समाज में न केवल धार्मिक गुरु के रूप में आदरणीय थे, अपितु चिकित्सक और व्यावहारिक जीवन में भी वो पथ प्रदर्शक का कार्य करते थे। बौद्ध विहारों में सामूहिक शिक्षा प्रणाली प्रचलित थी, फिर भी गुरुकुल की तरह गुरु और शिष्यों के बीच पारिवारिक संबंध नहीं था। तो बौद्ध काल में हम देखें शिक्षा प्रणाली में प्राचीन कालीन शिक्षा प्रणाली से कुछ परिवर्तन आया। इस काल में हम देखें बौद्ध विहार बनने लगे और बौद्ध विहार शिक्षा के प्रमुख केंद्र बनने लगे। वहाँ पर बौद्ध धर्म दर्शन की शिक्षा दी जाती थी। तो उसके अंतर्गत हम देखें कि जो प्राचीन कालीन गुरुकुल प्रणाली थी उसकी तरह वहाँ गुरुकुलों में जो शिक्षा अध्ययन बौद्ध विहारों में दी जाती थी, वहाँ पर गुरु और शिष्यों का जो संबंध रहा था प्राचीन काल में, उस तरह का संबंध नहीं था। और इसके अलावा हम देखें तो प्राचीन काल में शिक्षा जो थी वो मौखिक होती थी। विद्यार्थी गुरु की सभी बातों को याद कर लेते थे, इसी क्रम में आने वाली पीढ़ी को ज्ञान पहुंचाया जाता था। तो प्राचीन कालीन शिक्षा प्रणाली एक मौखिक शिक्षा प्रणाली है जिसमें मानसिक विकास पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। लिखित शिक्षा के स्थान पर मौखिक शिक्षा दी जाती थी। शिक्षा में प्रश्न पूछकर वाद विवाद की प्रणाली से भी शिक्षा दी जाती थी, जिसमें विद्यार्थी का मानसिक विकास और उनका विश्लेषण हो सके और उसका विकास हो सके। इसी कारण से प्रारंभ में वैदिक साहित्य हमें लिपिबद्ध नहीं मिलते हैं। और क्योंकि जो शिक्षा है वो एक गुरु से अपने शिष्य और शिष्य से उनके शिष्यों में हस्तांतरित होती रहती थी। तो इस प्रकार से ये एक परंपरा के रूप में शिक्षा प्रणाली चली आ रही थी। लिपि जो थी ये बहुत बाद में शिक्षा के अंतर्गत आई है और विद्यार्थी हर गुरु की हर बात को याद कर लेते थे और उस याद करके उसको अपने विद्यार्थियों में उसको वापस उन विद्यार्थियों को याद करवा देते थे। तो इस प्रकार से मौखिक या मानसिक विकास पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। अब शिक्षा संस्थाएं क्या थी? तो प्राचीन काल में हम देखें विद्यार्थियों को शिक्षित करने के लिए कई शिक्षण संस्थाएं थीं, जैसे कि गुरुकुल, हिंदू मंदिर, बौद्ध विहार, प्रमुख तीर्थ स्थान, अग्रहारगाम आदि संस्थाएं थी जो कि शिक्षा का कार्य करती थीं। अनेक हिंदू राजा स्वयं विद्वान थे, उन्होंने शिक्षा की ओर अधिक ध्यान दिया। कालांतर में उनकी राजधानियां शिक्षा केंद्र कहलाई, जैसे कन्नौज, धारा, उज्जैन, तक्षशिला, कल्याणी आदि ऐसी थी जो कि राजधानियां होने के साथ साथ शिक्षा का केंद्र भी बन गई। प्रसिद्ध तीर्थ स्थान विद्वानों और पंडितों के केंद्र रहे थे। वहाँ पर विभिन्न समय पर विद्वानों में वाद विवाद होते थे, अतः वे अध्यापन के केंद्र बन गए, जैसे बनारस, नासिक आदि। उज्जैन तो हिंदू ज्योतिष विद्या की शिक्षा का प्रधान केंद्र था। हिंदू मंदिर भी हिंदू धर्म और संस्कृति के प्रसार के साथ साथ शिक्षा के केंद्र बन गए। उदाहरण के लिए हम देखें तो दक्षिण भारत के मंदिर थे। इसी तरह से अग्रहार गांव भी शिक्षा के केंद्र बन गए थे। ये गांव उन विद्वान ब्राह्मण कुलों को जो अध्यापन कराते थे और या धार्मिक कार्य संपन्न कराते थे, उनको राज्य की ओर से स्थायी रूप से जीवन निर्वाह के लिए दान में दिए जाते थे। तो शिक्षण संस्थाएं प्राचीन काल में विभिन्न प्रकार की थीं। तो तीर्थ स्थानों भी शिक्षा का केंद्र थे, वहाँ विद्वान
आकर वाद विवाद करते थे, जिसका कि आम जन भी उसका फ़ायदा उठा सकते थे। मंदिर जो थे वो शिक्षा के केंद्र थे। इन मंदिरों में धार्मिक कार्यों के साथ साथ उस समय के जो हम कहें विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श किया जाता था, और जो भी शिक्षा उनको दी जाती थी विद्यार्थियों को, वो कार्य भी करते थे। इसी प्रकार से बौद्ध विहार भी शिक्षा के केंद्र थे। महात्मा बुद्ध के जीवन काल में ही हम देखें वैशाली, कपिलवस्तु में विहारों की स्थापना हो चुकी थी। बाद में पाटलिपुत्र, नालंदा, विक्रमशिला शिक्षा के महत्वपूर्ण केंद्र बन गए। ये बौद्ध विहार राजाओं और धनी लोगों के दान से संचालित होते थे। चीनी यात्री फाहियान और हेनसांग ने बौद्ध विहारों में शिक्षा व्यवस्था की विशेष जानकारी दी है। स्वयं हेनसांग इत्सिंग ने तो नालंदा में रहकर बौद्ध धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया। तो प्राचीन काल में हम देखें तो शिक्षा केंद्र भी विभिन्न प्रकार के थे, और उनका उल्लेख उस समय के विभिन्न यात्रियों ने किया है। उन्होंने स्वयं उन शिक्षण संस्थाओं में की यात्रा की और स्वयं उन शिक्षण संस्थाओं में रहकर अनेक धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया, और अनेक पांडुलिपियों को हम देखें उनको अपनी भाषा में लिपिबद्ध किया, और फिर वो अपने देश में उनको लेकर गए। तो भारत के ज्ञान का जो ये केंद्र बने हुए थे, इनका प्रचार विदेशों में उन्हीं के द्वारा हुआ है। इसका उल्लेख हमें उस समय के विभिन्न हम देखें यात्रियों द्वारा उनकी जो रचनाएं हैं उनमें हमें मिल जाता है। धन्यवाद।